सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। आज ये हमारा लेक्चर 3 रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, जहां पर क्या हुआ था, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल बनाया गया था, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था जिस फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। अब समोसे और पकौड़े तो डायरेक्ट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, तो इसीलिए जो भी फूड हम खाते हैं उसको पहले सिंपल बनाया जाता है, फिर उसे बॉडी एब्जॉर्ब करती है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ये जो सिंपल फूड है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं उससे हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो रेस्पिरेशन की डिफिनीशन क्या होगी? ऑक्सीजन को लेना कहां से? आउटसाइड द बॉडी। किस लिए? ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड, यानी सेल की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए फूड का ब्रेकडाउन करना, यानी फूड को कन्वर्ट करना एनर्जी में, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यानी सिंपल फूड एक और बार टूटेगा और इस बार एनर्जी निकलेगी। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो ये ब्रेकडाउन कैसे होगा? केमिकल रिएक्शन के जरिए ये ब्रेकडाउन होगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं इनको तोड़ने के लिए कौन सी रिएक्शन आएगी? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसकी मदद से ये ग्लूकोज और सिंपल फॉर्म में टूटेगा और इस बार एनर्जी निकलेगी। अब ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग किस तरह से होता है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो ये कन्वर्ट होगा, यानी ये तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूं और ये रिएक्शन आपको याद भी नहीं रखनी है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है इसका कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए। क्योंकि किसी चीज की भी अगर पीछे की थोड़ा स्टोरी बता दी जाए तो वो चीज अच्छे से समझ में आती है और याद रहती है। तो क्या होगा? ये CH3CO, COO और निगेटिव चार्ज ऐसे टूटेगा और इससे हाइड्रोजन एक अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन अपना अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ निगेटिव चार्ज रहेगा। और क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन भी दो हिस्से में टूटेगा, O निगेटिव और ये O निगेटिव। तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यानी दो हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। अब कहेंगे यहां तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बाकी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और होंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, तो उसको मिलाकर ही H2O बना लेगा। यानी ये जो O2 का मॉलिक्यूल था उससे एक ऑक्सीजन चला गया और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए था, इसको याद नहीं करना रिएक्शन, ये बहुत लंबी, बहुत सारे प्रोसेस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो रिएक्शन नहीं याद रखना, बस इससे याद रखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जब भी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यहां डायग्राम से देख सकते हैं, फूड जो कि ग्लूकोज है वो कहां जाता है? सेल के अंदर, और ऑक्सीजन ये भी सेल के अंदर पहुंचती है, यानी जो हमारा फूड सिंपल हो चुका है वो कहां जाता है? सेल के अंदर। और ऑक्सीजन जो हम ब्रीथिंग के जरिए सांस लेते हैं जो जाती है वो भी मिलता है, ये दोनों सेल के अंदर रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकलता है। अब रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, यानी उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा हो, उसे हम एरोबिक कहते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, फिशेज हो गई, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और एनारोबिक में क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो हम उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये किसमें होता है? यीस्ट में और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होता है। अब ये एक फ्लो डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको अगर समझ जाएंगे तो ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ये क्या करेगा? पहला स्टेप क्या होगा? ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। कहां होगा? इन साइटोप्लाज्म। अब ये है एक सेल, ठीक है, और सेल का यहां न्यूक्लियस है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये बाकी जो स्पेस है खाली, ये कौन सी है? साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन है वो कहां होगा? इसी जगह पर होगा, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी यहीं पर एनर्जी में कन्वर्जन होगा। लेकिन जब ग्लूकोज इसके अंदर जाना चाहेगा तो यहां एंट्री नहीं मिलेगी। कहेंगे कि भाई 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को एंट्री नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है और हमारी स्पेस बहुत छोटी सी है,
मैक्सिमम 3 कार्बन वाले ही अलाउ हैं। तो अब ग्लूकोज बेचारा परेशान, वो क्या करेगा, कहेगा ठीक है एक ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो वो 3 मॉलिक्यूल्स वाले एक सब्सटेंस बनाएगी जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। अब ये पायरुवेट जाएगा कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, तो इस ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी भी रिलीज होगी। कोई भी चीज जब टूटती है तो जनरली एनर्जी उसमें रिलीज होती है, और किसी चीज को जोड़ा जाता है तो इन जनरल उसमें एनर्जी दी जाती है, ठीक है। तो यहां भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन हमें और आगे जाना है। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे यीस्ट हो गए और कुछ बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसा कि यीस्ट का केस है, ये पायरुवेट क्या करेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, C2H5OH, ठीक है। जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता रेस्पिरेशन में, वहां पर ये प्रोडक्ट बनते हैं और एनर्जी बनती है। अब ये एनर्जी बहुत थोड़ी सी होती है, यानी 2 ATP बनती है, ठीक है। अभी ATP को बताऊंगा क्या होता है। दूसरा केस क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उनमें ये जो कन्वर्जन होता है पायरुवेट का एनर्जी में कन्वर्जन, वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाई, एक एनिमल सेल का डायग्राम है। तो यहां पर क्या होगा, ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और यहां पर ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब यहां जो एनर्जी बनेगी वो ज्यादा बनेगी, यानी अराउंड 38 ATP बनेगी, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन हो गए और डॉग्स हो गए या और बहुत सारे एनिमल्स हो गए, फिशेज हो गई, उनमें अगर ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल पाए तो क्या होगा। जैसे हम अपना ही ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, यानी ऑक्सीजन की जरूरत तो है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हमें उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। जैसा कि अक्सर क्या होता है, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए होते हैं या हम रनिंग वगैरह करते होते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अब और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। और ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। हम सिंपल बैठे थे या चल फिर रहे थे तो इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे हमने रनिंग स्टार्ट कर दिया या कोई स्पोर्ट्स खेलने लगे, तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई। और ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे होगा, ऑक्सीजन की मदद से। तो उसकी कमी अगर हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो क्या कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, C3H6O3। और ये वाला जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां होता है, मसल सेल्स के अंदर। अब जब मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी हम दौड़ रहे हैं और हमारी सांसें तेज हो गई, लेकिन हम दौड़े चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन की और ज्यादा जरूरत है, लेकिन हम इससे ज्यादा तेज सांस नहीं ले सकते, तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी हमारे सेल्स के अंदर, यानी जितनी जरूरत है उतना नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या होगा, रिएक्शन हम देख चुके हैं कि ये पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर। और ये जो लैक्टिक एसिड है वो करता क्या है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉज क्रैम्प्स। इसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी ऐंठन हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा कोई गेम खेल लो या आप दौड़ लेते हो तो क्या होता है, हाथ पैर में ऐंठन हो जाती है, ज्यादातर पैर में होती है। अगर दौड़े हो आप तो पैर में ऐंठन हो जाती है, अकड़न सी हो जाती है, कहते नहीं यार पैर एकदम अकड़ गया है, पैर में दर्द हो रहा है। तो ये किस वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो कि वहां डेवलप हो गया होता है सेल के अंदर। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब ये जो एनर्जी निकलती है, हमने तीनों केस में देख लिया। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं है तो भी, जैसा कि यीस्ट में होता है, और ऑक्सीजन की मदद से वहां पर भी एनर्जी निकल रही है, और जब ऑक्सीजन की कमी है वहां पर भी एनर्जी निकल रही है। तीनों केस में एनर्जी निकल रही है, और ये एनर्जी में कन्वर्जन कहां हो रहा है, सेल के अंदर। इसीलिए हम इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये एनर्जी क्या करती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करती है, और ये एटीपी कहां यूज होता है, फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। तो सेल का जो भी काम होता है, यानी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ग्रो करना है या कोई और फिजिकल एक्टिविटी करना है, उसके लिए सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन पूरी करता है, ये एटीपी पूरी करता है, जो कि रेस्पिरेशन से बना है। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी एटीपी यूज होती है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में, तो ये एक एनर्जी करेंसी की तरह यूज होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे एनर्जी यूज होता है, सिंपल समझते हैं।
पहले एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, ठीक है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये जैसे ट्राई है उसकी जगह ये डाई होता है, डी का मतलब डाई और टी का मतलब ट्राई। अब ये डाई और ट्राई का क्या खेल है उसको हम देख लेते हैं। ये एडिनोसाइन हो गया और इससे दो फॉस्फेट कनेक्ट हैं, ठीक है, एक ये, तो हम कहेंगे ये एडीपी हो गया। और अगर इससे तीन फॉस्फेट कनेक्टेड हैं तो हम कहेंगे ये एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अब रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है वो क्या होती है, वो यूज होती है इस एडीपी को एक और फॉस्फेट देने में, यानी एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट अब जुड़ गया। किस तरह से जुड़ गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये एडीपी और पी ने बॉन्डिंग कर ली, तो एक पी और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी से एटीपी बन जाएगा। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एडीपी है, इसको शादी करनी है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, अब किसी ने इसको पैसा दे दिया तो क्या होगा, शादी हो जाएगी एडीपी की और पी की, तो क्या बन जाएंगे, ये एटीपी बन जाएंगे। अब जब एनर्जी की जरूरत होती है सेल को कि लाओ भैया एनर्जी दो, तो क्या होगा, जैसे एटीपी से क्या किया, पैसा वापस ले लिया, खिलाओ पैसा दो, जब पैसा वापस मांग लिया तो रिश्ता टूट जाएगा, यार तुम तो फकीर आदमी हो, तुम्हारे पास तो पैसा उधार का था। तो फिर ये एटीपी क्या करेगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपना पी अलग हो जाएगा और उसके साथ ही एनर्जी भी रिलीज कर देगा। इसको एक और एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं, मान लीजिए एक खाली डिब्बा है, इसको हमने एडीपी कहा, अब इसमें खाली है तो इसको कुछ कवर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने पैसा रख दिया, पैसा यानी एनर्जी, तो अब इसको कवर करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपना कवर क्या है, पी। अब एनर्जी गई और एडीपी और एटीपी मिलाकर इसको बंद कर दिया, तो अब ये बन गया एटीपी, ठीक है, और अंदर एनर्जी है, जब इसको खोलेंगे तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट्स का जो रूट हो गया, स्टेम हो गया, वो लीव्स हो गया, वो सब जगह से रेस्पिरेशन होता है, यानी सब जगह से ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ लीव्स में नहीं बल्कि तीनों जगह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। तो ये जो गैस का बॉडी के अंदर आना यानी प्लांट्स के अंदर आना और बाहर जाना, वो किस प्रोसेस के जरिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है और प्लांट में ऑक्सीजन कम है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्लांट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर होगी। अब रात के टाइम क्या होगा, नो फोटोसिंथेसिस अकर्स। रात में क्या होगा, सनलाइट नहीं है और सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। फोटोसिंथेसिस के जरिए तो ऑक्सीजन बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते थे तो ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर बनता था, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो प्लांट कहां से लेंगे, एनवायरमेंट में भैया बहुत सी ऑक्सीजन है तो यहीं से एनवायरमेंट से ले लेंगे O2, हो गया काम। तो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन चली जाएगी। अब ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कि हमने देखा था कि ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के आसपास नहीं रहना चाहिए या पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इनटू एयर। तो रात के समय में क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, प्लांट के अंदर डिफ्यूज हो रहा है, और CO2 डिफ्यूजेस आउट, और CO2 बाहर निकल रहा है। तो रात के समय क्या है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात के समय प्लांट क्या कर रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है, CO2 को एलिमिनेट कर रहा है। अब दिन का भी देख लेते हैं, दिन में क्या होगा, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन भी बनेगी, और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। लीव यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे थे CO2 और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी O2 को थोड़ा सा ले लेगा वो रेस्पिरेशन के लिए, बाहर से एक्स्ट्रा लेने की उसको जरूरत नहीं है। और जब रेस्पिरेशन हो जाएगा वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो जाएगी। इसको मैं चार्ट से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो दिन के समय में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज होता है, सिंपल हम जानते हैं CO2 का यूज होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो भैया कहीं और से लेने की क्या जरूरत है, ये जो ऑक्सीजन निकाल रहा है बाहर ना निकलने पाए, थोड़ा सा ले लो, ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेगा
रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट को तो कहीं दौड़ना उड़ना है नहीं, बस थोड़ा सा अपना ग्रोथ के लिए और हरा भरा रहने के लिए ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो यहाँ ये ले लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ने क्या ज़रूरत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो यूज़ होना है ना, तो ये यहीं दे देगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि जो रेस्पिरेशन से निकल भी रहा था वो प्लांट के अंदर ही रह जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मेन क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से थोड़ा ही सही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज हुआ था, बाकी ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो दिन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होता है और रात में देखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा अपना रेस्पिरेशन के लिए और CO2 निकाल देगा। ठीक है, तो दिन में ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है। तो दिन के समय हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसा कि आपका फिश हो गए, उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है इसी को यूज कर लेते हैं ये जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं, जैसे आपका फिश हो गई। कैसे करते हैं, फिश ओपन एंड क्लोज दियर माउथ एंड द गिल स्लिट्स, या ओप्रेसिलम इसको कहते हैं, यानी आपका ये गिल्स है। ठीक है, ये जो गिल्स देख रहे हैं इस तरह से लेयर लेयर बना हुआ है और इसी के ऊपर कवर लगा होता है, इसको ऑपरेकुलम कहते हैं। तो वाटर यहां से गया और इस गिल्स के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई और बाकी इस यहां से निकल गई। तो वाटर इधर से गया माउथ से और गिल्स से निकल गया और जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए थी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम होती है अगर हम एयर की कंपैरिजन में देखें। एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है और यहां पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम होती है। यानी एक बार अगर पानी ले गई, फिश की हम बात करें, तो बहुत थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको मिलेगा, इसीलिए उसको बार बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो ज्यादा फास्ट होता है अगर हम कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, यानी जो जमीन पर रहने वाले हैं वो बहुत धीरे ब्रीदिंग करते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहते हैं। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम इंसान ऑक्सीजन को बॉडी में कैसे ले जाते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस के जरिए। तो ब्रीदिंग क्या है, इज अ प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो हम सांस क्या लेते हैं, एयर लेते हैं ना, खाली ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं। तो पूरी एयर जाती है। अब एयर में जो भी चीजें हैं प्रेजेंट वो सब जाएंगी, लेकिन हमारा काम सिर्फ ऑक्सीजन का है, तो हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन यूज कर लेगी और बाकी एयर जैसे आई थी उसी रास्ते से निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो एयर को लेना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है इनसाइड द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर को ही बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। एयर का लेना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और एयर का बाहर निकालना जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। अब एयर कहां से लेते हैं, नॉस्ट्रिल से, यानी अपनी नाक से लेते हैं। अब कहेंगे माउथ से भी तो लेते हैं, लेकिन माउथ से सांस लेने का तरीका गलत है। अगर आप रिसर्च करेंगे और देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि माउथ से सांस लेने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि माउथ का काम आपके खाने खाने का है और नाक आपके सांस लेने के लिए है। तो सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए, उससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपका जो नेसल पैसेज होता है, यानी नाक के अंदर क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं। सबसे पहले आपके नाक के अंदर हेयर होंगे छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एयर को। और म्यूकस होता है, म्यूकस क्या होता है, जब जुकाम होता है तो नाक बहती है, वही म्यूकस होता है। तो वो जब ज्यादा बनने लगता है तो नाक बहने लगती है। तो ये जो फाइन एयर है और म्यूकस, ये दोनों फिल्टर का काम करते हैं एयर का। अब क्या होगा, एयर यहां नेजल पैसेज से यानी नाक के रास्ते से अंदर गई और अब हमारे थ्रोट के अंदर पहुंच चुकी है और उसके बाद लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये एनिमेशन में देख सकते हैं कैसे ऑक्सीजन जाती है। ये आपका ग्रीन कलर वाला जो है इसको हम डायफ्राम कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये बना हुआ है नीचे वाला, ये नीचे आता है तो ऑक्सीजन अंदर ले आता है, यानी एयर अंदर आती है, और जब ऊपर जाता है तो एयर बाहर निकलती है। तो यहां एनिमेशन में देखते हैं जब इसको नीचे खींचेंगे तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा और ये लंग्स हमारे फूल जाएंगे। तो ये डायफ्राम के ऊपर नीचे की वजह से ही ऑक्सीजन यानी एयर अंदर बाहर जाती है। अब नाक से जाने के बाद ये कहां जाती है, फेरिंग्स और लैरिंग्स, दो चीज होती है। एयर आपकी कहां जाती है, तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, एयर ऐसे नाक के अंदर जाएगी। ये डायग्राम हम याद नहीं रखना है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये यहां से जाएगी, या आप माउथ से भी सांस लोगे तो भी यहां से जाएगी, दोनों रास्ते से जाएगी, लेकिन नाक से लेना सही चीज मानी जाती है। और उसके बाद ये इधर चली जाएगी। तो यहां पर एरिया आपका ये लैरिंग्स है, और ये वाला जो जा रहा है ये क्या है आपका, एसोफेगस है, जहां से खाना जाता है। तो हम खाना खाते हैं तो सीधा इधर निकल जाता है।
और जो एयर है वो इधर चली जाती है। इसी लैरिंग्स को आपके वॉइस बॉक्स कहते हैं, यहीं से आवाज निकलती है। और ये हेल्प करता है कि फूड इधर ना चला है, यानी इधर से लंग्स के अंदर ना पहुंच जाए, इसमें भी हेल्प करता है। तो फेरिंग्स वाला तो एसोफेगस से कनेक्ट होता है, जो स्टमक में चला जाता है। ये लैरिंग्स वाला अपना इंपॉर्टेंट है, जो रेस्पिरेशन में यूज होता है, क्योंकि यहां से जो एयर है वो जाएगी ट्रैकिया के अंदर और उसके बाद लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। अब जो आपका ट्रैकिया है, इसके अंदर देख रहे हैं ऐसे रिंग जैसा बना हुआ है, ठीक है, गोल 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 ऐसे बना है, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये सी शेप की होती है, पूरा सर्किल नहीं होती, बल्कि ऐसे सी होता है, ठीक है। अब इसका क्या यूज होता है, तो ये देख सकते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट विच इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो रिंग का क्या काम होता है, ताकि जो एयर का पैसेज है, यानी यहां से एयर जाएगी अंदर, ये पाइप है पूरा, ये कोलैप्स ना कर जाए। तो ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा लगेगा। एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और डायफ्राम क्या करता है, जब नीचे आता है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक खाली सी जगह बन जाती है, और उस खाली जगह की वजह से ऑक्सीजन यानी एयर अंदर चली जाती है। तो इस एरिया के अंदर भी खाली जगह होगी, अगर ये रिंग ना लगी होगी तो ये चिपक जाएगी। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये जो आपका ट्रैकिया होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कम ज्यादा इसका साइज होता रहता है, ठीक है। अब इस साइड से पूरा तो रिंग से कवर है, एक साइड से कम ज्यादा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, ये तो किसी बीमारी की वजह से हुआ है। तो बहुत हल्का सा ये अंदर, जब एयर नहीं अंदर जाती खाली होता है, और जब एयर आती होती है तो थोड़ा सा ये बाहर निकल जाता है, बस हल्का से इधर होता है। अगर रिंग ना लगी होती तो एयर जब नहीं रहेगी, खाली रहेगी, तो चिपक जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे समझेंगे। आप एक बॉटल लीजिए, बिस्लरी की या कोई हल्की वाली बॉटल, और उसको मुंह में लगाकर सांस लीजिए, तो आप देखेंगे कि वो बॉटल एकदम क्रश हो जाएगी, उसके दोनों साइड एकदम चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर से आपने एयर खींच ली, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर थी उसने इतना ज्यादा प्रेशर लगाया कि उसको दबा दिया। तो यही केस होता है यहां पर भी, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो खाली जगह होगी, तो वो खाली जगह इसको दबा ना दे, इसके लिए रिंग होती है जो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो कोलैप्स से बचाती है। बहुत डिटेल में नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, वो ये जो पैसेज है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं, इसको कोलैप्स करने से बचाती है। अब ये जो आ रहा है आपका, वो ट्रैकिया हो गया। अब ये दो हिस्से में आप देख सकते हैं बढ़ जाएगा। इसको हम, एक जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और उसके बाद जो फर्दर इसमें डिवीजन हो जाता है, जो छोटे छोटे हिस्से में और टूट जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ट्रैकिया दो हिस्से में टूटा, ब्रोंकाई एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और जो फर्दर और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यहां देख सकते हैं ब्रोंकाई है जो दो हिस्से में टूटा, और उसके बाद जो फर्दर और जिसमें जो है लाइन निकली हुई है, उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। उसी से कनेक्ट होता है आपका एल्वियोलाई, ठीक है, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गुब्बारे जैसा होता है, जो किससे कनेक्ट रहता है, ब्रोंकियोल से। तो ये जैसे ये ब्रोंकियोल्स जा रही है और यहीं से कनेक्ट है, यहां आगे जाके ये बैलून जैसा कनेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो एयर इसी के अंदर भरती है, ठीक है, तो ये फूल जाता है, ऐसे कुछ होता है। आप देख सकते हैं एनिमेशन में, ये एयर अंदर गई तो फूल गया, और जैसे एयर बाहर निकली तो ये कम हो गया साइज इसका। अब ये जो एल्वोलाई है, यानी जो बैलून वाले स्ट्रक्चर हैं, वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पर जैसा मैंने बताया कि एयर आके यहीं भर जाती है, अब यहां से एयर का एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन यहां से ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएगी। अब जो वॉल्स ऑफ एल्वोलाई है, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है, जाल जैसा होता है। आप देख सकते हैं यहां पर रेड ब्लू कलर से जो ब्लड वेसल है, वो पूरा इसको छत्ते की तरह से कवर की हुई है, इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर एक्सचेंज हो सके। अब मान लो एक ही ऐसे लाइन होती तो सारी ऑक्सीजन इसी जगह से एक्सचेंज हो जाती, यानी एयर सारी यहीं से एक्सचेंज होती, लेकिन अब पूरा जाल जैसा बना है तो पूरी सरफेस से एयर का एक्सचेंज हो जाएगा। ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि बॉडी में होता है उसको ले आता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बना था, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट कराई थी, और वहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और वाटर बना था, और एनर्जी बनी थी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से सेल से निकल के अब यहां पहुंचेगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए इस एल्वोलाई के अंदर इंटर कर जाएगा, और जो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन है वो ब्लड उसको ले लेगा, किसके जरिए, एल्वोलर ब्लड वेसल। ये जो ब्लड की वेसल्स हैं जो उसको एल्वोलाई कवर की हैं, वो ले लेंगी ऑक्सीजन को, और वहां से लेकर वो पूरे बॉडी में पहुंचा देंगी। यहां देख सकते हैं बलून जैसा स्ट्रक्चर है, ये एल्वोलाई है, यहां से ऑक्सीजन अंदर गई डिफ्यूजन के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वोलाई के अंदर पहुंच गया है। लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सारी एयर हम बाहर निकाल देते हैं,
बल्कि कुछ एयर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी को यूज करना रहता है और एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है। इसीलिए हम पूरी जो एयर बाहर नहीं निकालते, बल्कि कुछ एयर बॉडी में प्रेजेंट रहती है। अब जो आपका ऑक्सीजन है वो आसानी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत आसानी से इस ब्लड वेसल से निकल के एल्वेलाई के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उतनी आसानी से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं आ पाता, यानी बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, बहुत धीरे धीरे ब्लड के अंदर जाएगा। अब कितना धीरे जाता है, यानी अगर सिंपल डिफ्यूजन के ही जरिए सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तो 3 साल के बाद हमारे पैर के अंगूठे में पहुंचेगा ये ऑक्सीजन। तो इतना धीरे से तो हमारा काम कैसे चलेगा? हमको तो रोजाना काम है, यानी हर सेकंड हमारी बॉडी को यूज करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है, जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। अब ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा, कहेगा चलो ठीक है हम लेके चलते हैं तुमको। तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसका बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होती है, यानी एक तरह से कह लें लगाव होता है, अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन से। तो जहां पर भी ऑक्सीजन देखा वहां ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। अब ये हीमोग्लोबिन रहता कहाँ है? आरबीसी के अंदर आपके प्रेजेंट रहता है। जैसे ही आप देख सकते हैं सर्कल सर्कल, ये आपका आरबीसी है, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल कर जाता है। इस तरह से पूरी बॉडी में बहुत जल्दी ऑक्सीजन पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी की जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्टली इधर उधर टहल लेगा। अब एक एक्टिविटी है 6.4, इसमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लाइम वाटर आपको प्रिपेयर करना है। फिर क्या करना है, एयर ब्लो करना है इस लाइम वाटर के अंदर। आप देख सकते हैं ट्यूब के जरिए ये एयर ब्लो कर रहा है अंदर, और दूसरे वाले में पिचकारी के जरिए ब्लो कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो वो सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा, मिल्क जैसा उसमें बन जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, जब आप मुंह के जरिए एयर यहां पर डालेंगे तो क्या होगा, जब आप सांस बाहर निकालते हो, एक्सेल करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यहां से ज्यादा आपके CO2 निकलेगा, इसलिए और जल्दी ये मिल्की हो जाएगा। वहीं अगर जब पिचकारी के जरिए आप एयर ब्लो करेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी, तो बहुत देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहां से भी जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगी, इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल ये समझना है कि जब हम मुंह से ब्लो करेंगे एयर को तो ये जल्दी मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट होने में जब पिचकारी के जरिए करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब दूसरी एक्टिविटी है 6.5, इसमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस लेना है, और एक कॉर्क से बंद कर देना है जिसमें एक होल हो, ताकि वहां से हम एक बेंड ग्लास ट्यूब इंसर्ट कर सकें। तो ये जो बेंड ग्लास ट्यूब है वो कहां जा रहा है, उसका दूसरा एंड एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर है जहां पर आपके लाइम वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या चीज आपको ऑब्जर्व होगी, और फर्मेंटेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? तो सिंपल क्या होगा, इसके अंदर हमने यीस्ट डाला है और शुगर सोल्यूशन डाला है। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो यीस्ट होता है आपका वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ही रेस्पिरेशन कर लेता है। तो जब रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जैसा कि हम देख चुके हैं चार्ट में। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और यहां अंदर चली जाएगी, और जब लाइम वाटर से मिलेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हो जाएगा, ये वही सिंपल वही वाला पुराना वाला केस जो हमने पढ़ा है, ये भी टर्न हो जाएगा मिल्की में। जब मिल्की होगा तो हम ये समझ जाएंगे हाँ यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। तो इसी को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहेंगे, जहां पर भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनारोबिकली, यानी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के। ओके, तो यहां पर आके हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। दूसरी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के नीचे जो राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल सा शेप बना होगा उल्टा सा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिस्ट खुल जाएगी जिसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वहां अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट दी हुई है, साइंस की भी दी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या अगर फिर भी ना मिले तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।